अभी जो आपको मैं बात बोलने वाला हूँ, अगर आप उसे नहीं मानोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो आपने इस बात को फॉलो करना है बिना सोचे और समझे। वेलकम है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है द बिज़नेस बाबा और आज हम एक छोटी सी बुक है लोक व्यवहार, जिसका एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और हेडिंग इतनी शानदार है कि आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। कहते हैं कि सामने वाले की बातों को महत्व देना सीखें। सामने वाले की बातों को महत्व देना सीखें, इम्पोर्टेंस, यानी कि सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील करवाना है आपने। ये एक छोटी सी कला है, लेकिन ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेकर जाएगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पर आएगी सिर्फ इस स्किल को सीखने के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस छोटी सी वीडियो की। हाँ, और एक बात और, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। किसी दूसरे को खुशी देने में खुशी पाना ही सारी कलाओं का सार होता है। जब से मनुष्य पैदा होता है तभी से वह जो कुछ भी करता है, कुछ प्राप्त करता है, कुछ प्राप्त करने के लिए ही करता है ना। यहाँ तक कि रेड क्रॉस एक बहुत बड़ी संस्था है, में दिया जाने वाला धन यानी मनी भी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप एक सुंदर निस्वार्थ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए किए जाने वाले दैवीय कार्य करना चाहते हैं। ईश्वर का भी यही मानना है। जितना भी तुम मेरे इन निर्धन भाइयों की सहायता करते हो, वह सब तुम मेरे लिए ही तो करते हो। सोचिए, यदि आपके मन में पैसे की इच्छा अधिक होती और आप लोगों की भलाई की इच्छा नहीं रखते तो आप ऐसा कभी भी नहीं करते। या फिर आपने रेड क्रॉस में यह चंदा इसलिए दे दिया हो कि इनकार करने में आपको लज्जा अनुभव हो रही हो, या फिर किसी आदमी ने आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया हो। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि आपके द्वारा रेड क्रॉस में दिया गया चंदा आपकी चाहत का ही एक हिस्सा था, राइट। इस बात में उलझने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। यह तो सरासर बचकाना और मूर्खतापूर्ण कार्य है। आप जो कुछ चाहते हैं उसमें आपकी दिलचस्पी छिपी हुई है, परंतु इसमें किसी अन्य की कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सब यही तो करते हैं। हम सब सिर्फ खुद में ही दिलचस्पी लेते हैं। इसीलिए इस पूरी दुनिया में दूसरों को प्रेरित करने का सबसे सफल तरीका यही है कि हम सामने वाले की इच्छाओं को महत्व दें, उसी के हिसाब से बात करें और उसे यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकता है। बहुत ही प्यारी लाइन बताई कि हमने जानना है कि सामने वाला क्या चाहता है और उसकी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। ये छोटी सी स्किल है, ये आपने सीख लिया तो आप ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सफल इंसान बन सकते हो आसानी से। ये एक हैक के रूप में मान लीजिए आप इसे, ठीक है। अब जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहें तो इस बात को सदैव दिमाग में रखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका बालक सिगरेट पीता है और आप उसकी सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं तो उसे डांटिए, फटकारिए नहीं। उसे 10 बातें भी मत सुनाइए। यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हो। आप उसे समझाइए कि अगर वह सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा नहीं बन सकेगा या एथलेटिक्स कप कभी भी नहीं जीत सकेगा। तो हमने करना क्या है, सामने वाला क्या चाहता है फ्यूचर में, उस चीज़ को अभी प्रेजेंट जो उसकी रॉन्ग हैबिट है उसके साथ कनेक्ट करके गलत हैबिट को छुड़वा देना है। सिंपल। यह बात सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि मवेशियों, चिंपैंजियों पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, एक बार रॉल्फ वाल्डो इमर्सन एक नाम व्यक्ति है तथा उनका बेटा एक बछड़े के तबेले में ले जाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इमर्सन उसे धक्का दे रहे थे और उसका जो पुत्र था वो उसे खींच रहा था। वे भी अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहे थे और बछड़ा भी वही कर रहा था जो वे लोग कर रहे थे। यानी कि वो भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जाना चाहता था और वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे ले जाना चाहते थे। वह भी सिर्फ अपनी ही इच्छा की चिंता कर रहा था, इसीलिए उसने अपने पैर सख्ती से ज़मीन में गड़ा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की ओर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक
आइरिस, नौकरानी, ये सब ने देख लिया। वह इमर्सन की तरह आलेखन या पुस्तक लेखन तो नहीं कर सकती थी। उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि बछड़ा आखिर चाहता क्या है, यानी क्या वो असलियत में चाहता है। और उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। बछड़ा मज़े से उंगली चूसते हुए आगे बढ़ गया। तो ये थी छोटी सी कहानी कि बछड़ा वहाँ क्या चाहता है, उसकी इच्छा को पूरा किया और उन्होंने फिर अपनी इच्छा पूरी कर ली। तो ये हमने ध्यान रखना है कि सामने वाले की इच्छा कैसे पूरी की जा सकती है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं तो। आगे चलते हैं तो ये कहते हैं कि हैरी ओवरस्ट्रीट एक व्यक्ति है ने अपनी पुस्तक है, उसमें लिखा है कार्य कर्म तो हमारी मूल इच्छा से पनपता है, इसीलिए व्यापार, विद्यालय, घर तथा राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वालों के लिए सबसे कारगर सलाह यही दी जा सकती है, सामने वाले आदमी में सबसे पहले काम करने की दृढ़ इच्छा जागृत करें। जिसने यह काम कर लिया उसके साथ तो पूरी दुनिया है, और जो यह ना कर सका वह अकेला ही रह जाएगा। और हमें अकेला नहीं रहना है, दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। जो सफल लोग हैं तो हमने ये छोटी सी स्किल को सीखना है। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं एंड्रू कार्नेगी स्कॉटलैंड में बहुत निर्धनता से पले बड़े थे, यानी कि निर्धन थे, पैसे वगैरह नहीं होते थे। अपनी नौकरी की शुरुआत में उन्हें तो 2 सेंट प्रति घंटा के हिसाब से मिलते थे, लेकिन उन्हीं एंड्रू कार्नेगी ने बाद में $365 मिलियन दान में दे दिए। तो क्या था इतनी विशाल कामयाबी का रहस्य? उन्होंने शुरू से ही यह सीख लिया था कि लोगों को प्रेरित कैसे करना चाहिए। विद्यालय तो बस वह 4 साल गए थे, लेकिन लोक व्यवहार के लोगों के साथ व्यवहार, उसकी जो पाठशाला के वो एक निपुण छात्र थे, उन्हें सब पता था कि कैसे लोगों को व्यवहारिक उनके व्यवहारिकता में कैसे मिक्स हुआ जाए। एक बार उनकी एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थी। वह येल में रहते थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यहाँ तक कि वह तो अपनी माँ की चिट्ठियों का भी उत्तर नहीं देते थे। इस पर कार्नेगी ने अपनी इस रिश्तेदार से $100 की शर्त लगा ली कि वह लौटती डाक से चिट्ठी के अपने उत्तर मंगा कर दिखाएगा और उत्तर देने के लिए उन बच्चों को भी विवश नहीं करेगा। शर्त लगाने के पश्चात कार्नेगी ने उस बालक को एक लंबी चिट्ठी लिख दी और आखिर में यह भी लिख दिया कि वह हर एक के लिए $5 का नोट साथ में भेज रहा है, लेकिन कार्नेगी ने कोई भी नोट नहीं भेजा था। और फिर चमत्कार हो गया। लौटती डाक से उनकी चिट्ठी का उत्तर आया, जिसमें प्यारे नंबरल एंड्रू को धन्यवाद दिया गया था, और बाद में क्या लिखा होगा यह तो आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, खुद की बात को मनवाने का एक और उदाहरण देखते हैं, वो है क्विंसलैंड का। ओहियो एक स्टेट का नाम है शायद तक। ओहियो के स्टैन नोवाक, ये एक पर्सन है का है जिन्होंने हमारे प्रशिक्षण में भाग लिया था। एक दिन संध्या यानी इवनिंग के समय घर लौटने पर स्टैन ने देखा कि उनका सबसे छोटा बेटा टिम फर्श पर बैठा बैठा पैर पटक पटक कर चिल्ला रहा था, कारण उसे अगले दिन किंडरगार्टन विद्यालय में जाना था और वह इसके लिए तैयार नहीं था। यदि कोई अन्य होता तो ऐसे समय में जबरन उसको कक्षा में ले जाकर उससे सख्ती से पेश आता, लेकिन उस शाम स्टैन को यह एहसास हो गया कि अगर वह ऐसा करेगा तो टिम सही मानसिकता के साथ विद्यालय नहीं जा सकेगा। फिर स्टैन ने अपने आप को टिम के स्थान पर रखकर सोचना शुरू किया कि अगर टिम, मान लीजिए अगर मैं टिम की जगह होता तो मैं विद्यालय जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। यानी उन्होंने अपनी दिमाग को थोड़ा दौड़ाया और देखा कि अगर मैं टिम होता तो मैं कैसे सोचता। फिर उसकी पत्नी और उसने मिलकर टिम की रुचिकर बातों की एक सूची बनाई कि किन किन चीज़ों को वो लाइक करता है, उसकी रुचि क्या है। टिम को फिंगर पेंटिंग, गाना गाने और नए दोस्त बनाना पसंद था। फिर घर में सब लोग काम में लग गए। हम सब ने फिंगर पेंटिंग करना प्रारंभ कर दिया। कमाल हो गया।
मेरी पत्नी लिल, मेरे बड़े बेटे बॉब और मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा। फिर टिम ने भी दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और वह कहने लगा कि हम सब उसे भी इस खेल का हिस्सा बना लें। फिर मैंने उसको उसकी ही भाषा में यह समझाया कि फिंगर पेंटिंग सीखने के लिए उसे किंडरगार्टन में जाना होगा। वहाँ पर उसे और भी मज़ेदार खेल सिखाए जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, दरअसल कनेक्ट किया कि वो क्या चाहता है उसका बच्चा, ठीक है, और पेरेंट्स क्या चाहते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या चाहता है उसकी बात को समझा और अपनी बात को उसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर देखें तो अगली सुबह जब मैं काफ़ी जल्दी उठ गया तो मैंने देखा कि टिम लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं तो किंडरगार्टन जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ देरी से पहुँचूँ। तो ज़रा सोचिए कि किस तरह से हमारे पूरे परिवार के उत्साह, एक्साइटमेंट ने टिम में यह दृढ़ इच्छा जागृत कर दी जो किसी धमकी या भय से पैदा नहीं हो सकती थी। अगली बार जब आपको भी किसी को कोई काम करने के लिए मनाना पड़े तो पहले खुद से पूछें, मैं इस आदमी में यह काम करने की इच्छा कैसे जागृत कर सकता हूँ। इस प्रश्न से एक फ़ायदा यह होगा कि हम बिना जाने बूझे किसी परिस्थिति में कूदने तथा अपनी इच्छाओं के बारे में अर्थहीन बातें करने से बच जाएंगे। काफ़ी समय पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के बॉलरूम को 20 रातों के लिए किराए पर ले लेता था, जिससे मैं वहाँ और अपनी व्याख्यान माला का आयोजन कर सकूँ, यानी कि एक प्रोग्राम का। लेकिन एक बार अचानक मुझे यह सूचना दी गई कि इस बार मुझे पहले से 3 गुना ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। एक बात और कि यह खबर जब तक मेरे पास पहुँचती उससे पहले ही टिकट छपकर बंट भी चुके थे तथा व्याख्यान माला का सारा प्रचार कार्य भी हो चुका था। साफ सी बात है कि मैं इतना अधिक किराया नहीं देना चाहता था, लेकिन होटल वाले मेरी इच्छा के अनुसार तो नहीं चलेंगे। होटल का मालिक मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था। मैं 2 दिनों बाद व्यवस्थापक से मिलने गया तथा मैंने उससे कहा, हालांकि आपका पत्र पढ़कर मुझे बहुत धक्का लगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको कसूरवार नहीं मानता। आपके स्थान पर यदि मैं होता तो मैं भी आपको इसी तरह का पत्र लिखता। आप होटल के व्यवस्थापक हैं और जाहिर सी बात है आप अधिक से अधिक फ़ायदा कमाना चाहेंगे। आपके ऐसे ना करने पर आपकी नौकरी भी जा सकती है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक कागज़ पर यह लिख लें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे तथा कौन कौन से नुकसान। मैंने एक पेपर उठाकर उसके बीचों बीच एक पंक्ति खींच दी तथा एक और फ़ायदे और दूसरी ओर नुकसान शीर्षक लिख दिया। सबसे पहले मैंने फ़ायदे वाली बातें लिखी, जैसे कि बॉलरूम फ्री। आपको फ़ायदा यह होगा कि डांस तथा अन्य अवसरों के लिए आपका बॉलरूम खाली रहेगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि जितना पैसा आप इन आयोजनों से कमा सकते हैं उससे कम पैसा व्याख्यान माला के लिए किराए पर देने से हो पाएगा, जिससे निस्संदेह आपके हाथ से फ़ायदा के कई अवसर छूट जाएंगे। अब हमें नुकसान पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले बात तो यह है कि मुझे बॉलरूम किराए पर देने से आपकी आमदनी बढ़ने के स्थान पर घट जाएगी। दरअसल आपकी बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी, क्योंकि जितना किराया आप मांग रहे हैं उतना किराया तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा। व्यवस्था में आयोजन रद्द करना होगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक और नुकसान है जो आपको सहना पड़ेगा। मेरी व्याख्यान माला में अनेक सुसंस्कृत तथा पढ़े लिखे लोग आपके होटल में आते हैं, जिससे आपके होटल का प्रचार अपने आप ही हो जाता है। यदि आप अपने होटल का विज्ञापन किसी अखबार आदि में देंगे तो भी इतने लोग आपके होटल में नहीं जाएंगे जितने कि मेरे व्याख्यान माला में आते हैं। इसके अलावा आपको विज्ञापन के लिए कम से कम $5000 तो ज़रूर खर्च करने होंगे। तो फिर मेरी व्याख्यान माला तो अपने आप ही आपके होटल की अच्छी पब्लिसिटी का माध्यम है। अपनी बात स्पष्ट करते समय मैंने दोनों हानियों को उनको सही कॉलम में लिख दिया तथा फिर उस पेपर को व्यवस्थापक को पकड़ाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ आप फ़ायदा तथा नुकसान दोनों के बारे में ठंडे दिमाग से सोच लें और फिर मुझे अपना आखिरी फैसला सुना दें।
मैं तो यह देखकर चकित रह गया जब उस व्यवस्थापक का एक पत्र मुझे मिला जिसमें उसने मेरा किराया 300% के स्थान पर सिर्फ 50% ही बढ़ाया था। आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि मैंने यह छूट पाने के लिए अपनी इच्छा व्यवस्थापक को नहीं बताई थी। मैंने तो उसी के बारे में सोचा था कि वह कैसे अपनी मनचाही चीज़ प्राप्त कर सकता था। अगर मैंने भी वैसे ही किया होता जैसा कि एक सामान्य आदमी करता है, उसके दफ्तर का दरवाज़ा पटकते हुए भीतर घुस जाता और उससे कहना लगता, यह तो सरासर अन्याय है, आपने इतना किराया बढ़ा दिया, अब तो मेरे सारे टिकट भी छप चुके हैं, मैं इतना किराया किसी हालत में नहीं दूंगा। तब उसका क्या परिणाम निकलता? कुछ भी नहीं। होटल व्यवस्थापक तो और भी ज़्यादा इस बात पर अड़ जाता, फिर गर्मा गर्मी होती, बहस होती, तानातानी होती और परिणाम निरर्थक, कोई भी परिणाम नहीं निकलता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता, वह अपनी गलती कभी भी नहीं मानता और ना ही मेरी बात मानना। हेनरी फोर्ड ने भी मानवीय संबंधों की कला की बड़ी मनोहारी व्याख्या की है। सफलता का सिर्फ एक ही रहस्य है और वह यह कि हम में वह क्षमता हो कि हम अपने सामने वाले का दृष्टिकोण, उसकी मानसिकता को समझ सकें तथा किसी भी घटना को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से ही न देखें। यह कहावत इतनी स्पष्ट तथा सरल है कि हमें इसकी सच्चाई को पहली बार में समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी 90% से अधिक लोग 90% से अधिक समय इसे अनदेखा करने में नष्ट करते हैं। इस बात की एक और बड़ी मिसाल है, प्रतिदिन सुबह डाक से आई चिट्ठियों पर नज़र डालिए तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि अधिकतर लोग सामान्य बुद्धि के इस अत्यंत उपयोगी नियम की उपेक्षा करके इसकी आलोचना करते हैं। अब आप पत्र को ही ले जिसे एक विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख ने लिखा है और जिसके दफ्तर पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। इस पत्र देश भर के सभी स्थानीय रेडियो स्टेशनों के मैनेजरों को भिजवाया गया था। अब इस पत्र में कुछ बातें लिखी, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ठीक है जी। श्रीमान जॉन ब्लैक, ठीक है, इंडियाना। प्रिय श्रीमान ब्लैंक, कंपनी रेडियो के क्षेत्र में विज्ञापन एजेंसी के उच्च शीर्ष पर अपनी स्थिति को सदैव स्थापित रखना चाहती है। मेरी प्रतिक्रिया यह है, आपकी कंपनी क्या चाहती है इसकी परवाह कौन करता है। मैं तो खुद ही अपनी समस्या से घिरा हुआ हूँ। मेरे मकान के कर्ज को बैंक, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फोरक्लोज कर रहा है। स्टॉक मार्केट नीचे गिरती जा रही है। आज सुबह मेरी ट्रेन भी छूट गई, मुझे इसीलिए ज़्यादा पैसे खर्च करके बस से जाना पड़ा। पिछली रात को मेरे पड़ोसी ने मुझे डांस पार्टी में भी नहीं बुलाया। डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया कि मैं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हूँ। सिर में भी दर्द रहता है। मैं परेशान होकर दफ्तर जाता हूँ, अपने डाक खोलता हूँ और वहाँ न्यूयॉर्क में बैठा एक अहंकारी इस बात पर डींगे हाँक रहा है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। बकवास है सब कुछ, एवरीथिंग। इस एजेंसी के राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स नेटवर्क के आरंभ आधार स्तंभ थे। प्रतिवर्ष हम इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि अन्य सभी एजेंसियों से आगे हैं तथा इस धंधे में शीर्ष पर काबिज हैं। मेरी प्रतिक्रिया यह है, तुम बहुत महान हो, अमीर हो, टॉपर हो। क्या यह सच है? अगर हो भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे तुम अमेरिका के जनरल मोटर्स तथा जनरल इलेक्ट्रिक या जनरल स्टाफ जितने भी बड़े क्यों ना हो, मेरी दृष्टि में तो तुम एकदम बेवकूफ़ हो। यदि तुम में जरा से भी बुद्धि होती तो तुम्हें यह अनुभव अवश्य होता कि मेरी दिलचस्पी इन बात में क्यों होगी कि तुम कितने महान हो। तुम्हारी इस अभूतपूर्व कामयाबी की चर्चा तो मुझे छोटे होने की अनुभूति करा रही है तथा मैं खुद को महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि रेडियो के माध्यम से अपने ग्राहकों की उत्कृष्ट सेवा कर सके। मेरी प्रतिक्रिया यह है, मैं ये चाहता हूँ, अब यह चाहते हैं, ठीक है, हम ये चाहते हैं। बार बार तुम यही बताते जा रहे हो। मेरी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर सड़क चलते भिखारी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूं कि मेरी दिलचस्पी तो इस बात में है कि मैं क्या चाहता हूं और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी भरे पत्र में कहीं भी इस बात के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा गया।
इसलिए क्या आप कंपनी का नाम साप्ताहिक स्टेशन जानकारी की अपनी खास सूची में जोड़ पाएंगे? बुद्धिमत्तापूर्ण बुकिंग के समय के लिए व्यापक जानकारी एजेंसी के लिए बहुत उपयोगी तथा कारगर सिद्ध होगी। मेरी प्रतिक्रिया यह है, विशेष सूची, तुम्हारा इतना साहस। पहले तो तुमने अपनी कंपनी के गुणों की महिमा सुना कर मुझे अपनी ही दृष्टि में महत्वहीन बना दिया। अब तुम मुझसे यह आशा संजोए बैठे हो कि मैं तुम्हारी कंपनी को विशेष सूची में नामांकित कर दूं, और तुम इतने एहसान फरामोश हो कि तुमने कृपया तक लिखने का कष्ट नहीं किया। इस पत्र की फौरन पावती भेजें और यह भी बताएं कि हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि परस्पर सहयोग हम दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध होगा। इस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या रही? राइटर लिखते हैं, अरे बेवकूफ़ आदमी, तुमने तो मुझे एक बेकार पत्र भेज दिया, एक ऐसा पत्र जो ठीक उसी तरह बिखरा हुआ है जिस तरह पतझड़ में पेड़ों की पत्तियां बिखर जाती है। मैं तो अपने कर्ज, अपने रक्तचाप के बारे में पहले से ही बहुत चिंतित हूँ। ऐसे में तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तसल्ली से बैठकर तुम्हारे पत्र को पढूं तथा उसकी पावती भी भेजूं, और वह भी फौरन। अरे मैं खाली बैठा हूँ क्या? और हाँ, एक बात और, तुम मुझ पर आदेश चलाने वाले होते कौन हो? तुम्हारा कहना है कि इससे हम दोनों को ही फ़ायदा होगा। चलो, तुमने मेरे बारे में सोचा तो सही। तुम्हें मुझे फ़ायदा तो दिखा, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है इस बारे में तुमने कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा है। और पत्र के अंत में लिखा है, आपका अपना जॉन डोए, व्यवस्थापक, रेडियो विभाग। पुनश्च ब्लैंकविल जर्नल से लिया गया यह रिप्रिंट आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसे अपने स्टेशन पर प्रसारित करना चाहेंगे। मेरी प्रतिक्रिया यह है, चलो, तुमने मुझे खंड में किसी ऐसी बात का वर्णन तो किया जो मेरे काम की है, और फिर तुमने इसी बात से अपना पत्र शुरू क्यों नहीं किया? अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। विज्ञापन जगत का एक ऐसा आदमी जो इतनी अधिक अनावश्यक बातें लिखकर दूसरों का समय नष्ट करने का दोषी हो, वह निश्चित रूप से किसी मानसिक बीमारी का शिकार होगा। तुम यह क्यों नहीं जानना चाहते कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो बस अपने थायराइड ग्लैंड के लिए थोड़े से आयोडीन की ज़रूरत है। अब आप ही बताइए कि विज्ञापन जगत से जितना इतना दीर्घकालिक संबंध रहा हो, जो लोग दूसरों को अपना गुलाम बनाने के लिए प्रभावशाली कला विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, यदि ऐसे लोग ही इतने बेवकूफ़ी भरी चिट्ठी लिखते हैं, तो फिर एक मामूली से बुचर और बैंकर या ऑटो मैकेनिक से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब यहाँ पर एक पत्र दिया जा रहा है जिसे एक बड़े फ्रंट टर्मिनल के अधीक्षक ने हमारे पाठ्यक्रम के एक छात्र एडवर्ड वर्मिलन को लिखा था। सॉरी, मैं नाम ढंग से नहीं बोल पाया, लेकिन आप समझ जाइएगा प्लीज़, ठीक है? अब इस पत्र का उस छात्र पर क्या असर पड़ा होगा, आप पहले खुद इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो एड्रेस वगैरह इन्होंने लिखा है। फिर ये कहते हैं, सेवा में श्रीमान एडवर्ड, प्रिय महोदय, हमारे सभी खरीदार अपना अधिकतर माल संध्या यानी इवनिंग के समय ही भिजवाते हैं, इसलिए उस माल को बाहर भिजवाने में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण हमारे यहाँ आम तौर पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हमारे कर्मचारियों को अवकाश के समय भी काम करना पड़ता है। हमारे वाहन देरी से निकल पाते हैं तथा कई बार तो सामान पहुँचने में भी देरी हो जाती है। 10 नवंबर को आपकी कंपनी ने हमारे यहाँ जिन 510 वस्तुओं की वापसी भेजी थी, वह भी हमें संध्या के समय 4:20 पर प्राप्त हुई थी। इन परेशानियों से निपटने के लिए हमें आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत है। क्या आप इतना कष्ट कर सकते हैं कि आगे से जब भी आपको माल भिजवाना हो, ऐसा प्रयास करें कि या तो आपका वाहन हमारे जल्दी पहुंच जाए या फिर कुछ माल आप सुबह ही भिजवा दें। इस तरह का बंदोबस्त करने से आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आपके वाहन जल्दी ही खाली हो जाएंगे तथा आपको यह भी निश्चिंता हो जाएगी कि आपका माल मुनासिब समय पर उसी दिन निकल जाएगा। आपका अपना जेबी अधीक्षक। अब इस पत्र को पढ़कर
इंसर्सन के सेल्स व्यवस्थापक श्रीमान वर्मिलन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। सॉरी, मैं नाम अच्छे से नहीं बोल पा रहा, आई डोंट नो, फक दैट, लेकिन आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। इस बारे में उन्होंने मुझे यह लिखकर भेजा, मुझ पर तो इस पत्र का विपरीत ही असर पड़ा। शुरू से उन्होंने अपने पत्र में अपनी ही समस्याओं का रोना रोया था और इस बात में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह हमसे सहयोग तो मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे एक बार भी यह नहीं पूछा कि इन सब परिवर्तनों से हमें भी कोई परेशानी होगी। और आखिर में उन्होंने यह और लिख दिया कि यदि हम उन्हें बताएंगे तो उससे हमारा भी फ़ायदा होगा कि हमारा माल उसी दिन फ़ौरन रवाना हो सकेगा। इस बात को दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि जिस बात में हमारी सबसे अधिक दिलचस्पी थी उस बात को आखिर में लिखा था। इसीलिए इस पत्र का सकारात्मक असर होने की बजाय नकारात्मक असर हो गया। अब हम इस पत्र में कुछ अदला बदली करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका असर सक्रिय होगा या फिर नकारात्मक, ठीक है। हम अपनी समस्या को रोना नहीं रोएंगे, हम तो हेनरी फोर्ड के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए इस पत्र में बदला बदली करेंगे। इस पत्र को सही तरीके से कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, यह तो संभव हो सकता है कि यह तरीका भी सर्वश्रेष्ठ ना हो, फिर भी पहले वाले से तो अच्छा ही है, ठीक है। तो शुरू में जो मिस्टर एडवर्ड, उनका एड्रेस, श्रीमान वर्मिलन, आपकी कंपनी पिछले 14-15 वर्षों से हमारे साथ अच्छा कारोबार कर रही है और हम हृदय से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं कि आप इतने लंबे समय से हमारे अच्छे खरीदार हैं। हम आपको और भी अच्छी तरह गतिपूर्ण सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हमें दुख है कि जब आपके वाहन संध्या के समय देर से माल लेकर हमारे यहाँ पहुँचते हैं, जैसा कि 10 नवंबर को भी हुआ था, तो ऐसा कर पाना हमारे लिए सदैव संभव ना हो पाता। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई दूसरे खरीदार भी संध्या के समय ही देर से अपना माल हमारे यहाँ बेचते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपके ट्रकों को काफ़ी देर तक यहाँ रुकना पड़ता है और इसी कारण आपका माल भी देरी से पहुँचता है। इसमें आपका और हमारा दोनों का ही समय बर्बाद होता है। ऐसा हम दोनों के लिए नुकसानकारक है, इसलिए इससे बचने के उपाय ढूंढना चाहिए। यदि आप अपना माल सुबह के समय भिजवा दें तो आपके वाहन जल्दी खाली हो जाया करेंगे, आपका माल भी समय पर पहुंच सकेगा तथा हमारे जो कर्मचारी हैं आपके द्वारा बनाए गए मैकरोनी और नूडल्स आदि का स्वादिष्ट भोजन करने के लिए समय से घर पहुंच सकेंगे। हमें तो बस आपको उत्कृष्ट तथा गतिपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में संतोष मिलेगा, चाहे आपका माल कभी भी पहुंचे। हमें ज्ञात है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस पत्र का उत्तर देने का कष्ट बिल्कुल भी ना करें। आपका अपना जेबी अधीक्षक। न्यूयॉर्क के एक बैंक में कार्यरत बारबरा एंडरसन, ठीक है, एरिज़ोना में रहना चाहती थी क्योंकि उसके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। हमारे पाठ्यक्रम में सीखे गए नियमों का सही तरीके से उपयोग करते हुए उसने फिनिक्स में 12-13 बैंकों को यह पत्र लिखा। प्रिय महोदय, आपके बैंक के विकासार्थ मेरा 10 वर्षीय अनुभव बेहद काम आ सकता है। इस समय मैं न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में शाखा व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मुझे बैंकिंग के सभी पहलुओं, क्रेडिट, लोन, टेलर, प्रशासन आदि का अच्छा ज्ञान है। मैं मई के महीने से फिनिक्स में रहने आ रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सेवाएं आपके बैंक के विकास के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होंगी। 3 अप्रैल के आसपास मैं फिनिक्स में ही रहूँगी और चाहती हूँ कि आप देख लें कि मैं किस तरह आपके बैंक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। विनीत एंडरसन। अब आपको क्या लगता है कि श्रीमती एंडरसन को अपने इस पत्र का उत्तर मिला होगा या नहीं? मुझे तो लगता है कि एक आध बैंक को छोड़कर सभी ने उनके इस पत्र का उत्तर ज़रूर दिया होगा, क्योंकि एंडरसन ने कहीं भी यह नहीं बताया कि वह क्या चाहती है, बल्कि उन्होंने सिर्फ बैंक के विकास के लिए अपनी अच्छी सेवाएं देने के बारे में कहा था। उनका पूरा ध्यान बैंक की सेवाओं पर केंद्रित था, ना कि अपनी निजी आवश्यकता पर।
आज बीसियों सेल्समैन फुटपाथ पर हताश, चिंतित, थके हारे घूमते देखे जा सकते हैं। कारण फिर वही, वह सिर्फ अपने लाभ, अपनी ज़रूरतों के बारे में ही सोचते हैं। कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मैं या आप क्या चीज़ और क्यों खरीदना चाहते हैं। लेकिन हर कोई सदैव अपनी ही समस्याओं को सुलझाना चाहता है। यदि सेल्समैन हमें अपनी बातों में यह अनुभव करा दे कि उसके माल को खरीदकर हमारी समस्याएं क्यों और कैसे सुलझ सकती है, तो उससे अपना माल बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप ही उसका सामान खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे। और एक पते की बात, खरीदार को सदैव यह एहसास होना चाहिए कि वह सामान खरीद रहा है, ना कि यह कि कोई सामान आपको जबरन बेचा जा रहा है। यही कारण है कि बहुत से सेल्समैन जीवन भर सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे सदैव ही अपने नज़रिए से देखते हैं, ना कि खरीदार के नज़रिए से। इसी का एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। कई वर्षों तक मैं फॉरेस्ट हिल में रहा, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क के मध्य में निजी मकानों की एक छोटी सी कॉलोनी है। एक बार मैं तेज़ी से स्टेशन की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हो गई, जो उस इलाकों में कई वर्षों से ज़मीन जायदाद खरीदने बेचने का काम कर रहा था। उसे फॉरेस्ट हिल्स की भी काफ़ी अच्छी जानकारी थी, इसीलिए मैंने उससे पूछ ही लिया कि मेरा घर मेटल लैथ से बना है या हॉलो टाइल से। उसने कह दिया कि वह इस बारे में नहीं जानता, लेकिन अपने आप ही उसने मुझे एक ऐसी बात भी बताई जो मुझे पहले से ही ज्ञात थी कि मैं इसकी जानकारी फॉरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह उसका एक पत्र मुझे मिला, लेकिन उस पत्र में उसने मेरे मकान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि वह मिनटों में यह जानकारी प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसने ज़रा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहा। उसने मुझे एक बार फिर यह बताया कि इसकी जानकारी मैं टेलीफोन करके ले सकता हूं, और फिर बाद में यह भी कह दिया कि उससे अपना जीवन बीमा करवा लूं। मतलब वह सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता था और मेरी मदद करने में उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बर्मिंघम अलाबामा के जे हावर्ड लुकास ने हमें एक ही कंपनी के 2 सेल्समैनों के विषय में बताया, जिन्होंने एक जैसे हालातों में भिन्न भिन्न तरीके से काम किया। कई वर्षों पहले मैं एक छोटी सी कंपनी के मैनेजमेंट टीम में सम्मिलित था। हमारे दफ्तर के निकट एक बड़ी बीमा कंपनी का जिला मुख्यालय था। हर इलाके के कुछ एजेंट तय कर दिए गए थे तथा इसी नियम के अनुसार हमारी कंपनी के हिस्से में 2 एजेंट आए थे, जिनके नाम मैंने जॉन एव कार्ल रख दिए थे। फिर एक दिन कार्ल हमारे दफ्तर में आकर बताने लगा कि उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूटिव के लिए कई नई बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसमें हमारी बाद में दिलचस्पी पैदा हो सकती है, और जब पॉलिसी के बारे में सब कुछ साफ साफ ज्ञात हो जाएगा तो वह फिर से हमारे पास आएगा। जॉन ने भी उसी दिन हमें फुटपाथ पर देख लिया और वह भी चिल्लाकर कहने लगा, ल्यूक जरा रुको तो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक शानदार सूचना है। उसने उत्साहपूर्वक रोमांचित होते हुए कहा कि उसकी कंपनी ने एक बड़ी ही शानदार पॉलिसी शुरू की है। इसी पॉलिसी के बारे में कार्ल ने बड़े आसान ढंग से जिक्र किया था। फिर जॉन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसके पहले खरीदार बन जाएं। फिर उसने हमें उस पॉलिसी की विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा अपनी बात को यह कहते हुए विराम चिन्ह लगाया कि वह पॉलिसी एकदम नई है और मैं कल ही दफ्तर जाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लूँगा। इस अवधि में हम दूसरी सारी औपचारिकताएं पूरी कर लें तथा फॉर्म आदि हस्ताक्षर करके भिजवा दें, जिससे कंपनी निजी सेवाएं भी आपको प्रदान कर सके। उसकी बातें इतनी उत्साहपूर्वक थी कि हम भी बहुत उत्सुक हो गए और उस पॉलिसी को कराने के लिए, जबकि हमें उस पॉलिसी की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। बाद में हमें जो भी जानकारी मिली वह जॉन द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ही था। उसका परिणाम यह निकला कि जॉन ने हम में से हर एक को एक पॉलिसी बेच दी, बल्कि इससे हमारा कवरेज भी कई गुना बढ़ गया और हम इस पॉलिसी कॉल के माध्यम से भी खरीद सकते थे। लेकिन उसने हमारी इच्छा को बल देने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। यह पूरा संसार स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है, जो सिर्फ अपना ही भला चाहता है, दूसरे की कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन स्वार्थी लोगों की भीड़ में एक दो लोग ऐसे भी मिल जाते हैं
जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे लोग खुद का फ़ायदा कभी नहीं चाहते, फिर भी यह फ़ायदा उन्हें स्वतः मिल जाता है, कारण ऐसे लोगों के प्रतियोगी नाम मात्र के होते हैं। ओवेन डी यंग, जो अमेरिका के प्रसिद्ध वकील एवं महान बिजनेस लीडर थे, उन्होंने एक बार कहा था, जो आदमी खुद को दूसरों के स्थान पर रख सकते हैं, जो दूसरों के दिमाग के काम करने की योजना को समझ जाते हैं, उन्हें तो इस बात की फ़िक्र कभी भी नहीं करनी चाहिए कि उनका मुस्तकबिल उज्जवल होगा या अंधकारमय होगा। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़कर यही बात गांठ बांध ले कि किस तरह से दूसरे आदमी के नज़रिए से सोचा जा सकता है तथा हालात को दृष्टिकोण के नज़रिए से देखा जा सकता है, और यह आपके जीवन में बड़े बदलाव का पल साबित हो सकता है। किसी दूसरे आदमी के नज़रिए से स्थिति को देखने तथा किसी काम की इच्छा जागृत करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सामने वाले आदमी का शारीरिक या मानसिक शोषण करना चाहते हैं, या फिर आप उल्लू सीधा करके कोई काम निकलवाना चाहते हैं। आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें दोनों का ही फ़ायदा हो, जैसे कि मिस्टर वर्मिलन द्वारा लिखे गए सुझावों पर अमल करने से पत्र भेजने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले दोनों का ही फ़ायदा हुआ। श्रीमती एंडरसन तथा बैंक दोनों को ही उस पत्र से फ़ायदा हुआ, क्योंकि श्रीमती एंडरसन को एक बहुत अच्छी मनचाही नौकरी मिल गई थी और बैंक को एक बढ़िया तथा योग्य कर्मचारी मिल गया था। उसी तरह बीमा कराने वाले श्रीमान जॉन और श्रीमान लुकास के बीमे का कमीशन मिल गया था तथा उधर श्रीमान लुकास को भी एक बढ़िया बीमा पॉलिसी प्राप्त हो गई थी। शेल तेल कंपनी के माइकल का अनुभव भी इसी बात को इंगित करता है कि किसी तरह से दूसरे आदमी में काम करने के प्रति दिलचस्पी पैदा करके दोनों पक्षों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। माइकल वॉरविड रोड आइलैंड में इस कंपनी का प्रादेशिक बिक्री प्रतिनिधि था। वह चाहता था कि अपने जिले का टॉप सेल्समैन बन जाए, लेकिन एक सर्विस स्टेशन के कारण वह टॉप का सेल्समैन नहीं बन पा रहा था। इस स्टेशन का मालिक बूढ़ा हो चुका था तथा वह नवीनीकरण के पक्ष में नहीं था। इस स्टेशन की हालात निहायत ही बुरी और बदसूरत थी, इसलिए वहाँ पर बिक्री लगातार कम होती जा रही थी। माइक ने बहुत कोशिश की कि व्यवस्थापक को स्टेशन का नवीनीकरण करने के लिए राजी कर सके, लेकिन माइक को इन कोशिशों का कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था। फिर माइक ने फैसला किया कि वह व्यवस्थापक को अपने इलाके का सबसे नया शेल स्टेशन दिखाने ले जाएगा। नए स्टेशन की सुविधाओं को देखकर व्यवस्थापक दंग रह गया और बाद में माइक के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब उसने देखा कि व्यवस्थापक ने भी अपने स्टेशन का नवीनीकरण करवा लिया और उसकी बिक्री में भी वृद्धि हो गई थी। फिर माइक अपने जिले के शीर्ष पर पहुंच गया। जिस बात पर चर्चाओं, बहस, तर्क वितर्क से कोई फायदा नहीं हुआ, उसी पर व्यवस्थापक के मन में तीव्र इच्छा जागृत करने उसे आधुनिक स्टेशन दिखाने से दोनों का ही फायदा हुआ, माइक का भी और व्यवस्थापक का भी। अधिकतर छात्र स्कूल कॉलेज जाकर वर्जिल पढ़ना सीख लेते हैं, कैलकुलस के रहस्य भी जान लेते हैं, लेकिन यह बात कभी भी नहीं जान पाते कि उनके दिमाग किस तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक बार मैंने प्रभावी बोलचाल पर नौजवान कॉलेज स्नातकों के लिए एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इन सभी युवाओं को एक बड़े एयर कंडीशनर निर्माता करियर कॉरपोरेशन के कर्मचारी के रूप में कार्य करना था। उनमें से एक हिस्सेदार दूसरे से यह बात मनवाना चाहता था कि वह सभी खाली वक्त में बास्केटबॉल खेला करे। उसने कहा, मैं यह चाहता हूं कि आप सभी बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दें। मैं तो यह गेम खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूं, लेकिन जिम में मुझे इस खेल के लिए खिलाड़ी नहीं मिल पाते। इसलिए आप सब रात को जिम में ज़रूर आए, क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए मरा जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, क्या उसने एक बार भी इस बात की फ़िक्र की कि आपकी क्या इच्छा है?
आप वहाँ क्यों जाना चाहेंगे? आप क्यों परवाह करेंगे कि वह क्या चाहता है? इसके स्थान पर यदि उसने अपने साथियों से कहा होता कि उन्हें जिम्नाजियम में जाने से अनेक फ़ायदे होंगे, जैसे कि उनका उत्साह बढ़ेगा तो भूख भी बढ़ेगी और फिर दिमाग तेज़ी से काम करेगा और खेल खेलने में संतोष भी आएगा, तो ज़रूर उसके साथियों ने उसकी बात पर विचार किया होता और फ़ायदा भी दोनों का ही होता। इसलिए मैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट की फ़ायदेमंद सलाह को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले सामने वाले आदमी में काम करने की दृढ़ इच्छा जागृत करें। यह काम जिसने कर लिया, मान लीजिए उसने पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाएगी और यह करने में जो बंदा नाकामयाब रहेगा वह अकेला ही रह जाएगा। हमारे शिक्षण सत्र में एक ऐसा छात्र था जो अक्सर अपने छोटे बच्चों को लेकर घबराया रहता था। कारण बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं था, इसलिए उसका वज़न भी काफ़ी कम था। उस बच्चे पर भी माँ बाप द्वारा वही तरीके इस्तेमाल किए गए जो हर माँ बाप करते हैं। वह उस पर चिल्लाते रहते थे। कोई कहता था जल्दी खा लो वरना पिटोगे, तो कोई कहता था जल्दी खाकर बड़े और मजबूत हो जाओगे। लेकिन क्या बच्चे ने कभी भी इन बातों को इससे ज़्यादा महत्व दिया होगा जितना कोई आदमी रेत भरे किनारे पर रेत के एक अंश की ओर देता है? कोई प्रबुद्ध आदमी ऐसी उम्मीद भी नहीं करेगा कि 3 साल का एक बच्चा, मासूम सा बच्चा, अपने 30 साल के पिता के नज़रिए से देखे। लेकिन उसका पिता तो उससे यही उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन फिर उसके पिता को अपनी त्रुटि एहसास हो गया और वह सरासर बेवकूफ़ी कर रहा है। उसे अपनी इच्छा का त्याग करके यह सोचना चाहिए कि बालक क्या चाहता है। इस तरह सोचने पर समस्या का हल भी नज़र आने लगा। बच्चे को अपनी 3 पहिया साइकिल ब्रुकली के घर आगे चलाना बहुत अच्छा लगता था। इसी मोहल्ले के एक बड़ा बालक रहता था जो उस छोटे बच्चे की साइकिल छीनकर चलाने लगता था। फिर छोटा बालक दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास आता और माँ बड़े बच्चे को साइकिल से उतारकर छोटे बच्चे को उस पर बैठा देती थी। यह लगभग हर रोज़ का नियम था। बच्चे की मानसिकता को जानने के लिए शार्लक होम्स की ज़रूरत नहीं थी। उसका गर्व, उसका क्रोध, उसकी उत्तम दिखने की महत्वाकांक्षा, सब कुछ उसकी माँ चुटकियों में ही समझ जाती थी। फिर उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ का कहना मानकर ठीक से खाएगा तो एक दिन वह खुद ही उस बड़े बच्चे से बदला ले सकेगा। फिर तो जैसे उस गुंडे बच्चे को मारने का भूत सवार हो गया और उसी दिन से उसने ठीक से खाना शुरू कर दिया। वह बालक हरी सब्जियां, दूध, पनीर, फल, रोटी सब कुछ बहुत शौक से खाने लगा ताकि बड़ा होकर उस बच्चे से बदला ले सके। इस समस्या का हल हो जाने पर माँ बाप ने उस बच्चे की दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। वह बालक रात को सोते सोते बिस्तर गीला कर दिया करता था। वह बालक रात को अपनी दादी माँ के पास सोता था। दादी सुबह उठने पर अक्सर कहती थी, देखो जॉनी बेटे, तुमने रात को फिर से बिस्तर गीला कर दिया। बालक कहता, नहीं दादी, मैं सुसु नहीं किया, आपने ही किया होगा। बदमाश बच्चा। चीखने चिल्लाने, डांटने फटकारने या उसे लज्जा का एहसास कराने, बार बार उसे बताने से किस यह करना गंदी बात है या फिर मम्मी पापा को यह समझ नहीं है, किसी भी तरह समस्या का हल नहीं निकला। फिर माँ बाप ने खुद से प्रश्न किया, हमें बच्चे के मन में यह इच्छा जागृत करनी होगी कि वह बिस्तर गीला ना करे। फिर उन्होंने बात की तह तक जाना मुनासिब समझा। आखिर बालक क्या चाहता था? पहली बार तो यह कि वह अपने पापा की तरह पजामा पहनना चाहता था, अपनी दादी की तरह नाइट गाउन नहीं। दादी उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वह बिस्तर में सुसु करना छोड़ देगा तो वह उसे एक नहीं 2 बल्कि 2 पजामे दिला देगी। दूसरी बात, बालक अपना अलग बिस्तर चाहता था, इसलिए उसकी दादी ने उसे यह बात भी मान ली। फिर उसकी माँ उसे ब्रंकुलिन के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में ले गई और सेल्स गर्ल से कहा, हमारे नन्हे महाशय के लिए कुछ खास खरीदारी करनी है। सेल्स गर्ल ने भी कुछ अधिक महत्व देते हुए कहा, यंग मैन, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बालक भी कुछ तनकर बोला, मुझे अपने लिए एक आरामदायक बिस्तर खरीदना है।
जब उसे वह बिस्तर दिखाया गया तो उसकी मम्मी उसे खरीदना चाहती थी, तो माँ ने सेल्स गर्ल को संकेत कर दिया और फिर उस सेल्स गर्ल ने भी उस बच्चे को वह बिस्तर खरीदने के लिए राजी कर लिया। बिस्तर घर पर पहुंच चुका था। जब रात को उसके पापा दफ्तर से घर लौटे तो बालक दौड़ता हुआ आया और पापा को अपने बिस्तर दिखाने ले गया। वह बहुत उत्साहित था। वह कहने लगा कि वह बिस्तर का खुद खरीद कर लाया है। ठीक है, तो पिता ने भी चार्ल्स श्वाब की सलाह पर अमल किया और वह उस बिस्तर को देखकर उसकी खुले दिल से भरपूर प्रशंसा की। फिर पिता ने कहा, लेकिन इतना सुंदर बिस्तर तो तुम सुसु करके ख़राब ही कर दोगे। बच्चे ने फ़ौरन कहा, सवाल ही नहीं उठता, मैं तो इस बिस्तर को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगा। बच्चे ने भी अपने वादे पर अमल किया। आखिर वह वादा उसके गर्व से जुड़ा था। उसने अपने लिए खुद ही बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपने पापा की तरह पजामा पहनकर सोया था। वह खुद को पापा की तरह बड़ा समझ रहा था। हमारे पाठ्यक्रम के ही एक अन्य छात्र के.डी. डचमैन पेशे से टेलीफोन इंजीनियर थे। वह अपनी 3 वर्षीय बेटी को नाश्ते के लिए नहीं मना पाते थे। बच्ची इतनी जिद्दी थी कि डांट फटकार कर या प्यार किसी तरह से नहीं मानती थी। फिर माता पिता ने खुद से प्रश्न किया, हम ऐसा क्या करें जो हमारी बच्ची में खाने की इच्छा जागृत हो जाए। उस छोटी बच्ची को अपनी मम्मी की नकल उतारने में बड़ा मज़ा आता था। वह जल्दी से जल्दी मम्मी की तरह बड़ी होना चाहती थी। फिर एक सुबह उन्होंने बच्ची से कहा कि वो मम्मी की तरह अपना नाश्ता खुद बनाए। उन्होंने बच्ची को गैस के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। जब छोटी सी बच्ची पैन में अपना नाश्ता बना रही थी, उसी पल उसके पापा रसोई में आ गए और फ़ौरन उस बच्ची से पूरे उत्साह से कहा, देखो पापा, आज मैं खुद ही अपना लिए नाश्ता बना रही हूँ। उस दिन तो उस बच्ची ने बिना किसी के कहे ही 2 बार नाश्ता किया। यानी उसकी उस नाश्ते में दिलचस्पी तो थी, वह खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझ रही थी। उसने नाश्ता तैयार करने में आत्म अभिव्यक्ति का एक नया रास्ता खोज लिया था। आत्म अभिव्यक्ति मानव स्वभाव की सर्वोत्तम जरूरत होती है। विलियम विंटर ने एक बार कहा था। फिर हम सब इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को अपने व्यवहार में क्यों नहीं ढाल सकते। जब भी कोई अच्छा विचार हमारे दिमाग में आए तो हमें उसे अपने विचार के रूप में दूसरों के समक्ष पेश नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह अपने आप ही आ जाए। फिर वह विचार उन्हें अपना विचार लगने लगेगा और वह उसे पसंद करने लगेंगे और अपनी इच्छा का पालन भी आपके कहे बिना ही करने लगेंगे। इसलिए यह बात सदैव याद रखें, सर्वप्रथम सामने वाले आदमी में किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा जगाएं। जिसने यह कर लिया, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है और जो यह नहीं कर सका वह तो अकेला ही रहेगा। आप किसी भी भय या डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मगर ऐसा करने के लिए आपको अपना मन बनाना होगा। इसके लिए याद रखें, भय या डर का अस्तित्व दिमाग के सिवाय कहीं नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी बुक, जिसको हमने पूरे विस्तार पूर्वक आपको बताया एक एक लाइन। अब अपने ये करना है कि इन बातों को इम्प्लीमेंट करना है, साथ में इस वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम आपने शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को हम पहुंचा सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।